चैलेंज करता हूँ कि जब आदमी हार जाए, चाहे किसी भी रोग का है, यदि 90% तक कैंसर तो उसको ठीक करता हूँ, गठिया जो लास्ट स्टेज का चला गया उसको ठीक करता हूँ, किडनी का जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है उसको ठीक करता हूँ। यानी कोई रोग ऐसा नहीं मेरे लिए जिसको मैं ठीक नहीं करता। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बच्चा जब जन्म लेता है तो हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि बच्चा स्वस्थ हो, निरोग हो और समय के साथ आगे बढ़े और सांसारिक गतिविधियों में लिप्त हो, जिसका लाभ उसको भी मिले और परिवार वालों को भी मिले। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय के बाद बच्चों का हाथ ऐसे हो जाता है, हाथ कांपने लगता है, सर से बीमारी होती है, फिर खाने में दिक्कत होने लगती है, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। कौन सी रोग है? अगर बच्चे की स्थिति ऐसी हो जाती है तो आप लोग लेके पता नहीं कहाँ कहाँ दर दर भटकने लगते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, वैद्य को दिखाते हैं, लेकिन मूल कारण अगर खोजें तो बहुत कम वैद्यों को पता है या डॉक्टर को पता है। डॉक्टर को तो मेरे ख्याल से पता भी नहीं है इसके बारे में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब पार्किंसन सिंड्रोम। वैसे देखा जाए तो एक बढ़ते उम्र के साथ ही होता है। 50, 60, 70 की उम्र में होता है। यादाश्त कमज़ोर होती है, या कभी कीटनाशक दवाइयाँ आप बराबर काम करते हैं वहाँ पे उसको ले लेते हैं, या उसके गंध से होता है, या फिर सर में कहीं चोट लग गई उससे होता है, या फिर आपके ब्रेन का जो सेल होता है वो डेड होने लगता है, तो फिर ऐसी स्थितियाँ आती हैं। लेकिन युवा अवस्था में अगर बच्चे ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएं तो उसको तो परेशानी होती ही होती है, साथ साथ माँ बाप या पूरा परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। इस पर वैद्य लक्ष्मण दास जी की क्या नज़रिया है उसको देखते हैं, और किस तरह से ये शर्तिया इलाज के बाद ठीक कर देते हैं, इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वैद्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। वैद्य जी, पार्किंसन एक सिंड्रोम है जो मस्तिष्क के कारण हो जाता है। कई तरह की दवाइयों का सेवन होता है, उसके बाद हो जाता है। वैसे बढ़ती उम्र के साथ इसको देखा जाता है, लेकिन आजकल बीमारियां बच्चों के साथ भी देखा जाने लगा है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिस पे आप कभी रिसर्च किए हो या ठीक हो गया हो? मेरे पास हर महीने 3 से 4 मरीज ऐसे आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं है। जी। उनका काम है कि जहाँ पे तकलीफ और संग को सुन कर दो ताकि उसको दर्द ना रहे, और उसका भी टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, फिर खुराक लेनी पड़ती है। परंतु 4 पाई पे एड़ियाँ रखने के लिए मजबूर हुए तो चल फिर नहीं सकता। और मेरे पास जब मरीज आता है तो जिस दिन आता है उसी दिन उसको 5 से 10% आराम तो लाजमी मिल जाता है, और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं कोई केमिकल नहीं बेचता। और मेरी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और हर एक रोग को जड़ से काटता हूँ। जी जी। और महीने 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खिलानी पड़ती जो परहेज करता है। जो परहेज नहीं करता उसको लंबी दवाई खानी पड़ती है। अब एक मेरे पास गुजरात से आया था, उसका रेस्टोरेंट था अपना, तो इसको इतनी हो गई थे, ना तो वो खाना खा सकता है ना टट्टी पेशाब अपने आप कर सकता, सब उसकी औरत करती थी। जब लेके आए मैंने कहा भी देखिए हफ्ता 10 दिन रुकेंगे तो इलाज है, दवाई लेके चलेंगे इलाज नहीं है। क्योंकि मैंने जो तेल बनाए हैं वो तेल ऐसे हैं कि जो नसें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं उन नसों को दोबारा तैयार कर देती है। बहुत अच्छा। इसमें होता क्या है कि नज़ला जिस नस के अंदर जाके जम गया वहाँ से खून का दौरा बंद हो जाता है और पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। अब डॉक्टर तो कहते हैं दिमाग से इसका कनेक्शन है, इसका या वो। सबसे बड़ा कनेक्शन है आपके लीवर का।
जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, जो चिकनाहट अंदर जाएगी उसका नज़ला बनेगा ज़्यादा, वही नज़ला सारा काम करता है। जब ये नज़ला नसों के अंदर सिकुड़ जाए तो नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती है, खून का दौरा नहीं चलता, फिर ये पार्किंग चलता है। अपने हाथ से खा पी नहीं सकते, कपड़े नहीं पहन सकते। अब जब भी ऐसा रोगी मेरे पास आता हूँ, पहले घर वालों के तभी हफ्ता यदि रुके तो दवाई लो, हफ्ता नहीं रुके मैं दवाई नहीं दूंगा। अच्छा। और जिस दिन वो रुकता उस दिन उसको 5 से 10% आराम मिल जाता है, हफ्ते में उसको 35 से 40% आराम मिल जाता है। फिर उसको जो तरीका यहाँ समझाते करते हैं तो महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और अपना काम धंधा जो उसमें पूरा लग जाता है। तो आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि हम ना तो एलोपैथी को गलत कह सकते हैं, ना आयुर्वेद को गलत कह सकते हैं। डॉक्टरों ने जो चीज़ सीखी है, जो उनकी समझ में है, उसी काम को कर सकते हैं, बाहर से जा नहीं सकते। और मैं तो ऑलराउंडर हूँ, पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है मैं सबको जड़ से काटता हूँ। अब एलोपैथिक लें चाहे आयुर्वेद लें, किसी एक अंग का एक डॉक्टर कहता है मैं तो इस अंग का इलाज कर सकता हूँ, सारे नहीं कर सकता, परंतु मैं सारे इलाज करता हूँ। और एक मैं चैलेंज करता हूँ कि जब आदमी हार जाए, चाहे किसी भी रोग का है, यदि 90% तक कैंसर तो उसको ठीक करता हूँ, गठिया जो लास्ट स्टेज का चला गया उसको ठीक करता हूँ, किडनी का जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है उसको ठीक करता हूँ। यानी कोई रोग ऐसा नहीं मेरे लिए जिसको मैं ठीक नहीं करता। अब टीवी के माध्यम से आपने कई ऐसे इंटरव्यू सुने होंगे कि हमने फलानी जगह इलाज करवाया, फलानी करवाया। अब हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष हम उन कंपनियों को देते हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब दवाई के अंदर नुक्सा पूरा नहीं तो इलाज कहाँ से होगा। परंतु मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, कैंसर की दवाई, किडनी की दवाई, पांडु रोग की दवाई मेरी पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक खुराक लेने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर रोगी को 5% से लेकर 20% तक आराम मिल जाता है। जी जी। और 15 दिन की दवाई का वजन होता है 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का। खाना खाएं ना खाएं, दवाई खानी पड़ेगी। नहीं, लोग ये बात सुन के घबरा जाते हैं आपकी कि 15 से 20 किलो कौन सी आप दवाई देते हैं। ये सब जड़ी बूटियाँ हैं, मतलब खाने की भी चीज़ें हैं इसमें। खाने की चीज़ें हैं ना, खाने की चीज़ों से पेट भर जाता है, रोटी कहाँ से खाएंगे। जैसे मुरब्बा और भी देते हैं। देखिए आंवले का मुरब्बा है, गाजर का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है, च्यवनप्राश है, इसी से पेट भर जाता है। और जो पीने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे हम मैले कुचैले कपड़े को साबुन लगा के मैल निकाल के साफ पानी में धोते हैं, ऐसे लिक्विड दवाइयाँ उसको साफ करने की दी जाती हैं। जो भी हमारी नसों के अंदर कीचड़ जमा उसको निकालना है, दवाइयाँ उसको पिघलाएंगी और जो लिक्विड दवाई दी जाती है वो बाहर निकालती है। अब जैसे गदूद हो जाते हैं, पेशाब नहीं आता, गदूद, हाँ। तो उसके लिए जो हम दवाई देते हैं, दवाई पीने के आधे घंटे बाद उसको खुल के पेशाब आता, दर्द नहीं होता, और 1 महीने के दूध खत्म हो जाते हैं। मेरे लिए कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं है, मेरे लिए सब लाइलाज है। बाबा जी, हम बात कर रहे थे पार्किंसन पे। अब पार्किंग पे अब किसी ने देखना हो कि कैसे इलाज होता है, तो अब मेरे पास एक लड़की आई हुई है जो कि बाहर से है, और उसके आदमी ने जब उसकी सास ने बात करवाई कि जब गारंटी किया, मैं भी स्टाम्प पेपर लिया, मैं लिख के दूंगा। तो कल जब मेरे पास आई थी तो मैंने उसको खाने की दवाई दी, पीने की दी, मालिश कराई, 5% फ़र्क पड़ गया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाना, और महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। और एक मरीज ने इंटरव्यू दे रखा है, ऐसे तो बहुत हैं, ये गुजरात से था। जी जी। इसका अपना रेस्टोरेंट है। तो इसको पार्किंग इतनी थी कि रोटी इसकी औरत खिलाती थी, टट्टी पेशाब इसकी औरत कराती थी,
इसके अपने आप से कुछ नहीं होता था। कंपन थी शरीर में, मतलब इस तरह से। ऐसे रहते थे, ऐसे। ओहो। और अकेला चल नहीं सकता, पकड़ के चलाते थे। परंतु यह कि जब यहाँ पे आया, दवाई दी, अब उसी के मुंह से सुन लेने का कैसे कैसे। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जब उपचार करा के थक जाए या डॉक्टर थक जाए इसका इलाज नहीं, उस रोगी को बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे पास लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करवा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी पीने को नहीं देना, न कुछ खिलाना। 9 से 10 के अंदर मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा, जिसमें MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सके रोग को, उसको मैं 5 सेकंड में बताऊँगा इस हिस्से में रोग है। और उसी दिन 10 से 15% आराम तो परमानेंट कर दूँगा। 15 दिन की दवाई से उसको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। अच्छा, देखा जाए तो जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो एक संगीता लिख दी गई है, उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद दवाइयाँ बनाते हैं। मैंने पढ़ाई से नहीं किया है। जी जी, उसको जरा बताएं कि आप किस तरह मैंने से? बचपन से ही नाड़ी परीक्षण सीखा है और जंगलों से जाके जड़ी बूटियाँ निकाली हैं। उनका भी टाइम होता है। यदि हम कृष्ण पक्ष में जड़ी बूटी निकालते हैं, वो जड़ी बूटी पूरा काम करती है, उसमें कीड़ा नहीं लगता, चाहे आप कितने साल रखो उसको। परंतु शुक्ल पक्ष में जिस जड़ी बूटियों को निकालेंगे उसमें महीने 1.5 महीने के बाद कीड़ा लग जाता है, उसमें गुण नहीं है। अब जो बड़ी बड़ी फार्मेसी हैं जिनमें दवाइयाँ बनती हैं, उसमें सिर्फ खाना पूर्ति पूरी की जाती है, दवाइयों के गुण पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि इस बात को मैं तब कह रहा हूँ कि मैं कई फैक्ट्रियों में गया हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ है। जब वहाँ पे देखा तो दवाइयाँ देख के मेरे को घृणा आई है। घृणा इस करके आई कि ना तो सफाई है पूरी, और जिस जड़ी को कीड़े ने खा रखा, सिर्फ आटा बना रखा, वो डाल रहे हैं, तो इलाज कहाँ से होगा। जड़ी बूटी कृष्ण पक्ष में निकालते हैं और उसको पानी से धो के छाया में सुखाते हैं। सूखने के बाद फिर उसको कूट के पीस के दवाई बनाते, चाहे आप पाउडर बनाएं चाहे गोली बनाएं, वो आपको पूरा लाभ देगी, उसकी एक्सपायर डेट भी कोई नहीं है। बाबा जी, कई पेशेंट ये भी पूछते हैं कि अगर मेरे सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, या पेट में कोई बीमारी है, तो बाबा जी एक ही बात बोलते हैं कि आप अपने लीवर की सफाई करो, लीवर की सफाई करो, लीवर की सफाई पर। मेन रोग की जड़ी लीवर है। सवाल सुन लीजिए, जबकि और भी जो डॉक्टर होते हैं, सर में दर्द है तो सर की दवा दे देते हैं, आँख के दर्द है तो आँख की दवा दे देते हैं, यहाँ कहीं टूटा फूटा है तो यहाँ भी अपना पट्टी बांध देते हैं, दवाई दे देते हैं। आप लीवर का बताते हैं, फिर भी लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है बातें? देखिए, मैं आपको एक बड़ी नॉर्मल बात बता रहा हूँ। जी। यदि मिट्टी गिल्ली होगी, उसमें बीज बोएंगे तो पेड़ उग जाएगा। यदि सूखी मिट्टी है, उसके ऊपर आपने बीज बो दिया, तो जब तक उसको नमी ना आए, बीज कहाँ से उगेगा। और बहुत ज़्यादा पानी अगर हो गया तो उसमें वो बीज खराब हो जाता है। अब उसी का मैं आपको उदाहरण देने लगा। जी। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के आप पी रहे हैं, उसका भी तरीका है कि 2-4 गिलास ताज़ा खाना, ये नहीं कि ठंडा खाना खा रहे हैं, खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिलास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने पूरा 1 घंटा लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना। तो जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, जैसे बफर सिस्टम हो गया, घुटने टूट रहे हैं, जो कहते हैं घुटने कौटे से घिस गया, ग्रीस नहीं रही, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि खड़ा होकर पानी भी नहीं पीना चाहिए, कोई घुटना खराब होता है। खड़े खड़े ना खाना है ना पीना है। लेकिन बाबा जी, एक साइंस मुझे नहीं समझ में आती। हर आर्गन्स अपना अपना काम करता है और हर को पचाने की अपनी अपनी एक कैपेसिटी है, जगह है। अगर हम खड़ा होकर पानी, सुन लीजिए मेरे सवाल, अगर एक तर्क मैं कर रहा हूँ, एक कुतर्क भी आप इसको मान सकते हैं कि अगर खड़ा होके हम पानी पीते हैं तो हमारे ओसोफेगस से होते हुए सीधे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, और वो फिर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए, घुटने में कैसे पहुँचेगा वो? देखिए, जो हम खाना खाते हैं,
इसका जो स्लेबा बनता है खड़े खड़े, वो सीधा पाँव के तलुओं में जाता पहले। अच्छा, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद में वो सीधे तलवों में जाता है? तलुओं में जाता है। अब नीचे तो चला गया, ऊपर की आने की उसकी कैपेसिटी नहीं है। जहाँ जहाँ जोड़ हो वहाँ रुक जाएगा और उससे फिर नजला बनता है। हमारा शरीर बात पित्त और कफ से चल रहा है। बिल्कुल। जहाँ कफ बढ़ गया वहाँ गांठ बन गई। अब जितनी गांठें, कईयों को ऐसे गांठें मिलेंगी इतनी बड़ी, दबाएंगे तो दर्द होगा, ऐसे दर्द नहीं होता। हाँ, शरीर के कई हिस्सों में मिल हाँ, जाते हैं। वो सारा नजला है। अब उसके लिए एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु सबसे अच्छी दवाइयाँ उसके लिए कचनार की छाल। कचनार की छाल 100 ग्राम ले लिया हमने और उसको हमने 5 लीटर पानी में उबाल लिया। जब 5 लीटर का हमारे पास 200 ग्राम पानी रह गया तो उसको रख लिया नीचे, ठंडा होने पे छान लिया। अब उसमें से 4-4 चम्मच पानी आप हर 3 घंटे बाद पीते जाओ। 24 घंटे में देखो आपकी गांठें कैसे सिकुड़ना शुरू होगी। तो ऐसे बहुत है पेड़ हमारे पास जिनसे हमें इलाज करते हैं। कचनार को देसी भाषा में और भी कुछ कहते हैं क्या, ताकि लोग हमारी डोगरी भाषा में कहते हैं इसको करियाले। डोगरी भाषा में करियाले। अच्छा। हिंदी में इसका नाम कचनार है। जी जी। और इसमें यानी टेम्परेचर के हिसाब से दिसंबर से इसमें फूल आना शुरू होता है, कली आना शुरू होती है और जाके ये मार्च तक चलती रहती है। जैसे ऊंचे इलाके 5000 किलो फुट से ऊपर है, हाइट पे। वो लेट आती है। अब सहतूत में और कचनार के पेड़ में इतना अंतर है कि कचनार का पेड़ ऐसे पत्ता जुड़ा हुआ निकलता है जब निकली कोपल। अच्छा। हाँ हाँ। बड़ा होने पे फिर वो ऐसे खुल जाता है। जी जी। और जो इसकी कली है, जो फूल नहीं बना, जिसको भयंकर दस्त लगे हैं, कचनार की 3-4 फलियाँ धो करके उसको चबाते या कसैलापन होता है थोड़ा, हाँ हाँ हाँ। उसके दस्त बंद हो गए। प्यास लगे तो थोड़ी देर एका करो, फिर ना भी हो तो कूड़ा करके पानी थूक देना, पेट में नहीं रह जाना। अब आपको दस्त नहीं आएगा। ये कचनार के अंदर का गुण है। और कहीं भी कैसी भी गांठ है, इसके काढ़े से गांठ खत्म हो जाती है। नहीं, आयुर्वेद में कचनार का प्रचलन है, बहुत ज़्यादा है। हाँ। लोग देते हैं इसको गांठें बंद करने के लिए। तो चलिए, ये एक प्रमुख जानकारी रही जो बाबा जी ने बताया है कि कचनार आपके शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है अभी। और जिनको पार्किंसन की शिकायत है, जो हाथ पैर हिलने लगते हैं, तो आप कहीं मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ एक बार वैद्य जी से संपर्क करके और एक बार इनके पास दिखा ले ज़रूर। दवाइयाँ इनकी महंगी होती है और कई बार मैंने इस पर सवाल भी किया है, तो आपने कहा कि हाँ, दवाइयाँ महंगी होती है लेकिन वो कारगर होती हैं। इसलिए मैं बनाता हूँ, कोई मिलावट नहीं करता। जो विशुद्ध दवाइयाँ होती है उसी को मैं लाता हूँ, उसी को बनाता हूँ, इसलिए दवाइयाँ महंगी होती है। और आप ये भी नहीं चाहते कि सभी आपके यहाँ से आएँ और यहाँ पे एक भीड़ लगे। उनके लिए जो गांव में बैठे हुए हैं, चाहे दूर दराज के हिस्सों में हैं, तो आप नुस्खा वैसे भी बता लेते हैं। जैसे कि अभी गांठों के बारे में कचनार का इन्होंने बताया, तो आप लोग सेवन कर सकते हैं। लेकिन जिनको अगर भयंकर बीमारी है, दिखाते दिखाते थक गए हैं वो, तो एक बार बाबा जी से ज़रूर मिल लें। हो सकता है आपकी किस्मत और बाबा जी की दवाई काम कर जाए और आपको लाभ मिले और आपकी जीवन सुधर जाए। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको भी बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संतोष है। मैं दिचाऊ गांव से आई हूँ, दिचाऊ कला से। और मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, फिर ये सब में दिखाई है, फिर वहाँ इलाज चला है, कोमा में भी गई है, इलाज चला, डॉक्टर से दिखाया खूब। फिर वे बोले कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगी। और सहज सहज उन्हें दवाई भी बंद कर दी। किसी ने बताया है पड़ोस में, जब इसको लाए हैं, जब इसके आराम हुआ है। इसके फ़ायदा एक तो ये होठ कापे करता, उसमें पहले ज़्यादा कापे करता, उसमें फ़र्क है घनाए। और बोली में भी साफ आवाज़ है, चलन में भी दिक्कत थी, वो सही चल रही है बढ़िया तरह से। मेरा नाम आशा खन्ना है।
ये मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं, इनका नाम उमंग खन्ना है। 20 साल से ये इलाज करवा रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में। यूनानी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथी भी खाई, कुछ आराम नहीं आया। फिर हमने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देखा तो हम यहाँ आए। यहाँ हमने नाड़ी परीक्षण करवाया, उसके बाद एक्वापंचर करवाया। इनको काफ़ी आराम है। पहले इनके हाथ कांपते थे, सामान कुछ पकड़ नहीं सकते थे, अब सब कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक ठाक चल लेते हैं। धीरे धीरे अब चलने लग गए हैं। कमर में दर्द भी कम हो गया है, घुटनों में दर्द बहुत कम हो गया है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ आए, उन्होंने हमारा इलाज किया। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं रेवाड़ी से आई हूँ। मुझे ब्लड की समस्या थी, ब्लड नहीं बनता था और प्लेटलेट्स नहीं बनती थी। उसके लिए मैंने गुड़गांव हॉस्पिटल में दिखाया, मेरा ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे लगभग 1-1.5 साल तक मैंने दवाई खाई, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। और उसके बजाय मेरे यहाँ पे हिप्स में उन्होंने बता दिया था कि आपके इन्फेक्शन है और ये रिप्लेस करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लगेगा और ये निकाला जाएगा। और ये भी बताया उसके साथ कि इसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं है, जो आर्टिफिशियल है वो 5-6 महीने या साल भर काम करेगा, आपको फिर चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद मैंने 2-3 हॉस्पिटल में गुड़गांव में और दिखाया और मैंने जयपुर भी दिखाया, तो सभी ने ये बताया कि ऑपरेशन होगा, ये हिप आपका निकाला जाएगा। और ये भी कहा था कि अब आप कभी मतलब दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद मैंने बाबा का प्रोग्राम देखा टीवी पे, तो मुझे लगा कि वहाँ पे मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मैं फिर बाबा जी के यहाँ पे आई। बाबा जी ने मुझे दवाई लिखी, नब्ज़ देख के मुझे बताया कि ये समस्या है। और बाबा जी की दवाई लेने के तीसरे दिन ही मुझे आराम हो गया था। मैं पहले चल नहीं पाती थी, बिल्कुल दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी, और बाबा जी की दवाई लेने के बाद मैं आराम से चलने लगी। फिर धीरे धीरे दवाई लेती रही और मुझे आराम होता रहा। लगभग 3 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद बाबा जी ने कहा थोड़े टाइम बाद रुको अभी, और उसके बाद कहा कि तुम बच्चा भी कर सकते हो। और फिर अब बाबा जी की दया है, उनकी दवा है कि अब मेरा ये 1 महीने का बेटा है, और ये उन्हीं की दया मेहर से, उन्हीं की दवाइयों से हुआ है।